Good morning, student. I'm Dr. Dheeraj Kaushik, Assistant Professor in History, दयाल सिंह कॉलेज करनाल। प्रिय छात्रों, आज हम मुगल काल में शोषित वर्ग पर चर्चा करेंगे। मध्यकाल में शोषित वर्ग की जानकारी के हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जिनमें पर्शियन स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, भक्ति संतों की रचनाएं हैं, जिससे हमें तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। पर्शियन स्रोत में हम बात करते हैं बाबरनामा, आईन अकबरी, तुझ के जागीरी आदि की। विदेशी यात्री भारत में आए, कुछ कालखंड के लिए वो भारत में रहे। उन्होंने भारत की जो सामाजिक दशा को देखा, उसका वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया। इसमें हम ट्रेवेनियर, मनुची, बर्नियर, रॉल्फ पिंच जैसे विदेशी यात्रियों की रचनाओं की बात करते हैं। भक्ति साहित्य में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, धन्ना जैसे संतों की रचनाओं से हमें तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। भारतीय समाज में दो वर्गों को शोषित वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। पहला निम्न वर्ग और दूसरा महिला वर्ग। आज भी जब हम शोषित वर्ग की बात करते हैं तो उसमें निम्न वर्ग और महिलाओं की बात की जाती है। इस लेक्चर में हम भारत में निम्न वर्ग की दशा के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में हम जब निम्न वर्ग के शोषण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था का आधुनिक अध्ययन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रयासों से हुआ था। कंपनी का मानना था कि एक विदेशी जाति की संव्यवस्थाओं से परिचित हुए बिना उस पर शासन नहीं किया जा सकता है। इस उद्देश्य से उन्होंने प्राचीन साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। जेम्स मिल ने सबसे पहले अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया। समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि आदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देने का था। भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी, उसका कार्य समाज में रक्षा करने का था। जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई थी, उसका कार्य कृषि और व्यापार करना था। और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी, उसका कार्य था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवाएं करना। पर हमें यहाँ पर इस चीज़ को देखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्मों पर आधारित थी। व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अपने वर्ण को बदल सकता था, परंतु जैसे जैसे समय अग्रसर होता है, समाज में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब व्यक्ति का व्यवसाय उसके कर्म पर ही उसके जन्म पर ही निर्भर करता था, जिसके कारण निम्न जातियों की अपेक्षा उच्च जातियों को अधिकार प्राप्त होने लगे थे। भारतीय समाज कई जातियों व उपजातियों में विभाजित हो गया था। इस पर प्रोफेसर के.एम. अशरफ लिखते हैं कि हिंदू समाज का विशिष्ट गुण इसकी जाति और उपजाति रही है। जब हम
मुगल काल की बात करते हैं तो हम देखते हैं भारतीय समाज हिंदू और मुस्लिम दो वर्गों में बटा हुआ था। हिंदू समाज की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं हिंदू समाज भी आगे 5 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें शासक वर्ग, सामंत वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग तथा निम्न वर्ग था। जब हम मुस्लिम समाज की बात करें तो हम देखते हैं मुस्लिम समाज भी 5 वर्गों में विभाजित था, जिसमें शासक वर्ग, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग, शिल्पकार तथा निम्न वर्ग थे। यहाँ हम केवल निम्न वर्ग की बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी निम्न दशा का क्या कारण था। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान की। मध्यकाल में हमें किसानों के 3 प्रकार देखने के मिलते हैं, जिसमें खुद काश्त, पाही काश्त व मुजारिन थे। इनमें मुजारिन किसानों की दशा दयनीय थी। इनको हम काश्तकार या कृषक मजदूर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पाही खुद काश्त से जमीन लेकर उस पर कृषि का कार्य करते थे। मुगल काल में हम देखते हैं कृषक की जो दयनीय स्थिति हुई है, उसका मूल कारण भू राजस्व व्यवस्था में वृद्धि थी। भू राजस्व व्यवस्था दक्षिण भारत में भी इसकी वृद्धि की जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि किसान राज्य छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ जगह पर भू राजस्व जाति को आधार मानकर भी निश्चित किया जाता था। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार राजस्थान के कुछ भागों में 3 ऊंची जातियां ब्राह्मण, राजपूत तथा महाजन लोग रियायती दर पर भू राजस्व अदा करते थे। ये कुल उपज का 25 से 40% तक भू राजस्व प्रदान करते थे। किसानों के पास वस्त्र और जूतों का अभाव था। बाबर के अनुसार यहाँ किसान और निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते थे। 16वीं शताब्दी में आया विदेशी यात्री रॉल्फ फिंच भी कहता है कि बनारस में पुरुष कमर से लिपटे कपड़े को छोड़कर नंगे रहते थे। मोरलैंड का भी मानना है कि स्त्रियां साड़ी के साथ अंगियां नहीं पहनती थी, जिसमें वो भारत में कपड़े की कमी की बात करता है या कपड़े की कमी को मानता है। लेकिन ध्यान से देखने से इस बात का पता चलता है कि पूर्वी भारत में हाल तक अंगियां पहनने का प्रचलन नहीं है। मालाबार क्षेत्र में हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों ही कमर तक कपड़े पाते हैं और वो ऊपर से निवस्त्र रहते हैं। अनेक जगह पर हम ये भी देखते हैं, भक्ति संत सूरदास कहते हैं आगरा मथुरा क्षेत्र में रंग बिरंगी अंगियां पहनने का वो वर्णन करते हैं। इसका मतलब ये था कि भारत में जगह के अनुसार वस्त्रों का पहनने का प्रचलन था। इतिहासकार निकितने कहते के का मानना है कि दक्षिण के लोग नंगे पैर रहते थे। मोरलैंड ने भी माना कि बंगाल को छोड़कर
नर्मदा के उत्तर में उसने कहीं भी जूते की चर्चा नहीं सुना। पर ये एक उनका मत है। हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि अनेक जातियों के द्वारा, जिसमें कुम्हार और अन्य जातियों की बात करें तो हमें उनमें जूते पहनने के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें कुम्हार, शिल्पकार आदि भी शामिल थे। तुलसीदास और सूरदास जूतों की बात करते हैं। वो जूतों को पन्हा और उपपन्हा कहकर पुकारते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि गांव के लोग जूतों को पहनते थे। अब हम बात करेंगे दास वर्ग की। मुगल काल में दास प्रथा का प्रचलन अत्यधिक था। हिंदू व मुस्लिम दोनों ही दास रखते थे। दास रखने का मूल कारण धनी वर्ग की भोग विलासिता थी। धनी वर्ग अपना अधिकतर समय युद्ध व भोग विलास में व्यतीत करते थे, जिसके लिए वे गृह कार्यों को पूर्ण करने तथा कारखानों में कार्यों की कार्यकुशलता के लिए दासों की ज़रूरतों को अनुभव करते थे और इसलिए वो अपने पास दास रखते थे। दासों का आयात चीन, ईरान व तुर्की से किया जाता था। दासों में असम के दासों को महत्व दिया जाता था, क्योंकि वो शरीर से बलवान होते थे। स्त्रियों को दो उद्देश्यों से दास बनाया जाता था। पहला गृह कार्य के लिए तथा दूसरा भोग विलास के लिए। स्त्री दासों का चीन को निर्यात किया जाता था। कभी कभी स्त्री दासों को मित्र राजाओं को उपहार के रूप में दिया जाता था। अब हम यहाँ तीसरे निम्न वर्ग की बात करते हैं, जिसमें इतिहासकारों को मतभेद है। कुछ इसको निम्न वर्ग में मानते हैं, कुछ इसे निम्न वर्ग में नहीं मानते। यहाँ हम बात करेंगे साधु संतों की। साधु संतों की समाज में संख्या काफ़ी अधिक थी। ट्रेवेनियर के अनुसार हिंदू संतों की संख्या लगभग 12 लाख थी, जबकि मुस्लिम संतों की संख्या 8 लाख थी। ये भिक्षा यापन से अपना जीवन यापन करते थे। हिंदू संत कबीर, रैदास तथा धन्ना भी निम्न पेशे से आते थे। कबीर ने जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, सांप्रदायिकता व धार्मिक आडंबरों पर चोट की। वे कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधो नींदा सोए। अब हम शिल्पकारों की बात करेंगे जो निम्न वर्ग में आते थे। मध्यकालीन भारत में निम्न तबके में कारीगर भी आते थे। उनके बारे में समकालीन व निकट समकालीन फारसी स्रोतों और भक्ति एवं सूफी साहित्य से भी उनके विषय में उनके शोषण की जानकारी हमें मिलती है। कारीगरों में कई तरह के वर्ग आते थे, जैसे लुहार, बढ़ई, धानुक, चरमकार, नाई, कुम्हार और पहरेदार, खाती, मचकसी, पानी भरने वाले। यदि हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि ये जो कारीगर थे, ये हमें स्थानीय स्तर पर देखने को मिलते हैं। ये कारीगर प्रत्येक गांव में अपनी सेवाएं देते थे और ग्रामीण जो सेवादार थे
या दस्तकार थे, इन्हें बलूतेदार या इनामदार भी कहा जाता था। इनके बारे में हमें यह जानकारी भी मिलती है कि इनकी स्थिति समृद्ध किसानों की अपेक्षा निम्न थी। कुछ क्षेत्रीय स्रोत जैसे राजस्थान का महत्वपूर्ण स्रोत जो 17वीं शताब्दी का है, मुहनोत ननैसी से हमें ग्रामीण दस्तकारों की निम्न स्थिति का पता चलता है। यद्यपि इन्हें इनकी सेवाएं के रूप में फसल का एक अंश प्राप्त होता था, लेकिन फिर भी इनका शोषण हमें देखने को मिलता है। शहरों में भी कारीगरों का शोषण नजर आता है। इसी शहरी शोषण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना के दौर में हम समाज को देखते हैं तो समाज में निम्न वर्ग के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। इन्हें नगरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। मोहम्मद हबीब इस विषय में लिखते हैं, जब तुर्की सल्तनत की स्थापना हुई तो इस तरह की सामाजिक भेदभाव को मिटा दिया था और निम्न वर्ग के लोगों को नगरों में प्रवेश करने दिया था, क्योंकि तुर्क शासकों को आरंभ में इन कारीगरों की जरूरत थी। इस कड़ी में हम 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति संतों जैसे तुलसीदास व सूरदास ने भी ग्रामीण समाज का वर्णन किया है। वो अपनी रचनाओं में लिखते हैं, समाज के द्वारा कृषक व कारीगरों का शोषण करते थे। ऊपरी समाज के लोग कृषक और कारीगरों का शोषण करते थे। वो निम्न वर्ग के किसानों के शोषण की बात करते हैं। तुलसीदास किसानों के शोषण की बात करते हुए उनको भूमि चोर भूप यानी ऊपरी वर्ग को भूमि चोर भूप की संज्ञा देते हैं और इसकी जानकारी हमें समकालीन यूरोपीय वृत्तांतों में भी मिलती है। इटली यात्री निकोल कॉन्टी ने अपनी पुस्तक स्टोरियो डी मोगरे में लिखा में निम्न जाति के शोषण की बात के प्रमाण होने के बारे में लिखा है। इसमें संदेह नहीं है कि उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जाता था। अब हम बात करेंगे निम्न वर्ग के रहन सहन की। निम्न वर्ग के लोग जिसमें किसान व शिल्पकार आते थे, वो अधिकतर मिट्टी के छप्पर वाले मकानों में रहते थे, जिनमें एक कमरा होता था। गरीब लोग उसी में अपनी गाय व बकरी को रखते थे। जिन किसानों की हालत अच्छी होती थी, उनके मकान परिवार के सदस्यों के अनुपात अधिक कमरे होते थे। मानरिक ने देखा कि इन मकानों की दीवारों और फर्श को मिट्टी और गोबर से बार बार लेप कर शुद्ध और स्वच्छ रखा जाता था। वे मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। महंगे बर्तन उनके द्वारा इस्तेमाल में नहीं लाए जाते थे। किसानों के पास महंगा फर्नीचर नहीं होता था। उनके पास सिर्फ चारपाई व चटाई होती थी। निम्न वर्ग के लोग मुख्यतः चावल, ज्वार, बाजरा और दालें खाते थे, जिन्हें प्लेसार्ट और डीलेट ने खिचड़ी का नाम दिया है। इरफान हबीब का मत है कि आमतौर पर किसान अपने उत्पाद में से परिवार के लिए सबसे घटिया उत्पाद ही रख पाता था। किसानों के द्वारा मोटा अनाज चबाकर अपना गुजारा किया जाता था, जिसे चबेना कहा जाता था।
दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में किसान गेहूं का प्रयोग भोजन में नहीं करते थे। वे अपने भोजन में मोटे अनाज का घोल बनाकर गोल केक बनाकर खाते थे, जिसे चपाती कहा जाता है। मध्यकाल में निम्न वर्ग के खाने में घी का प्रचलन था, किंतु आधुनिक काल में किसान के भोजन में केवल नमक, मिर्च, मक्का और आलू ही रह गया है। यदि हम कुल मिलाकर देखें तो कहा जा सकता है कि मुगल काल में निम्न वर्ग के लोगों की ऐसी स्थिति थी जैसी आधुनिक समय में है। कृषक व श्रमिक वर्ग प्राय छप्पर व झोंपड़ियों में रहता था। कारीगरों व मजदूरों की स्थिति इतनी खराब थी कि वे अपने बच्चों को भी बेच देते थे। सर टॉमस रो का मत है कि भारत में बड़े छोटों को लूटते थे और बादशाह सभी को लूटता था। धन्यवाद।